नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर के मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ये मुश्किलें आम जन को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो संपन्न हैं उनको नहीं परेशान कर रही हैं। संपन्न के साथ में राहत है, लेकिन आम जन के साथ मुश्किलें हैं। संपन्न लोग तो धन के बल पर, प्रभाव के बल पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, कोरोना से मुकाबला, और अगर कोरोना अपने ऊपर आ गया तो सारी संपन्नता भी एक किनारे रह जाती है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है, लेकिन आम जन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ये आम जन की मुश्किलें कैसे खत्म होंगी, कहाँ तक ये बढ़ती रहेंगी, हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के एसडीयू इंचार्ज, जाने माने मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर गणेश शंकर। बड़े ऊर्जावान हैं और बड़े उत्साह के साथ में अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। मैं ऐसे मनीषी डॉक्टर गणेश शंकर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गणेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ रमेश जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप अपनी व्यस्तता के बीच में हमसे जुड़े, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। सबसे पहले गणेश शंकर जी, आप ये बताइए, हैलट की इस समय क्या हालात हैं, जरा थोड़ा सा नटशल में बताइए। हैलट हॉस्पिटल में अभी बहुत ज्यादा मात्रा में इस प्रकार के कोविड पेशेंट आ रहे हैं और कोविड की हमारी टास्क फोर्स लगी हुई है कि कैसे हम कोरोना से ग्रसित लोगों की सेवा कर सकें, उनका उपचार कर सकें। पेशेंट का नंबर बहुत ज्यादा है, चाहे वो आईसीयू हो, चाहे एचडीयू हो या जनरल वार्ड हो, हर तरफ पेशेंट भरे हुए हैं। और जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेस में कार्य हो सकता है, दिन रात डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। कितने जो है इस समय मरीज आ रहे होंगे आम दिनों की तुलना में, कि आम दिनों में जितने लोग आते थे उसकी तुलना में कितने मरीज आ रहे होंगे? देखिए, आम जो दिनों से तुलना करना अभी इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आम दिनों में ओपीडी हैलट का लगभग मान के चलिए करीब 4 से 6 हजार मरीजों का पर डे का ओपीडी है जी। लेकिन कोविड टाइम में, अब कोविड काल में ये हो गया है क्योंकि कोरोना से संबंधित ही मरीज हमारे यहाँ अधिकांशतः आते हैं जी। क्योंकि अब करीब कानपुर और आसपास के 12 जिलों में ये पता है कि हैलट अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज कानपुर का, ये टर्शियरी लेवल 3 यानी कि कोरोना को 3 कैटेगरी में बांटा गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अस्पतालों में। तो लेवल 3 अस्पताल है, तो कोरोना के ही पेशेंट आ रहे हैं जिनकी सैकड़ों में उनकी मात्रा है, कभी कुछ कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा। तो क्या यहाँ पर अब इस समय हैलट में नॉन कोविड मरीज बिल्कुल नहीं लिए जा रहे? जी, नॉन कोविड मरीज भी आ रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल बना हुआ है कि जो भी मरीज आएगा, ऐसा नहीं है कि नॉन कोविड मरीज नहीं देखे जाएंगे, बिल्कुल देखे जाएंगे, लेकिन उनके लिए एक सबसे पहले होल्डिंग एरिया बनाया गया है जी। होल्डिंग एरिया में रोका जाता है और फिर उनका कोविड टेस्ट होता है। अगर पॉजिटिव आए तो कोरोना के वार्ड में जाते हैं, निगेटिव आए तो जनरल वार्ड में जाते हैं। ये भर्ती मरीजों के लिए सुविधा है। और अगर ओपीडी के बेसिस पर देखना है तो सेमी इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध लगातार है। टेली मेडिसिन यानी फोन पर भी सुविधा उपलब्ध है जी लोगों को जी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक बात बार बार आ रही है, बेड नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, और हैलट की ओर सबसे ज़्यादा लोग भागते हैं क्योंकि हैलट के प्रति अभी भी बहुत बड़ा विश्वास है लोगों को। कहीं हैलट, कहीं बस ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस समय बेड की क्या पोजीशन है आपके यहाँ मरीजों के लिए?
देखिए, हैलट एक बहुत बड़ा अस्पताल है और हैलट अस्पताल में कोरोना काल में पिछले करीब अब 1.5 वर्ष हो गया है। कोरोना काल में बहुत मान सम्मान अर्जित किया। ये सब आप सब लोगों का प्रेम है और हमारी कोविड टास्क फोर्स की दिन रात की मेहनत है। ये कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि पहले लोग हैलट अस्पताल जाना पसंद नहीं करते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पसंद करते थे लोग, लेकिन कोरोना काल में बड़े से बड़े लोग, बड़े अधिकारी के बीच में ये भावना आई कि नहीं, हैलट अस्पताल में कोरोना का अच्छा इलाज हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो 1.5 साल से हम लोग दिन रात कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। आज भी हमारी टास्क फोर्स बनी हुई है कम से कम, जिसमें 10 विभाग हैं। हर आदमी, चाहे ओपीडी हो, चाहे इंडोर हो, चाहे आईसीयू हो, एचडी हो, भरे हुए हैं मरीज, चारों तरफ भरे हुए हैं, फिर भी काम दिन रात चल रहा है। नहीं तो क्या आप मरीजों को, जैसे मरीज जब इस समय आप क्या पहुंचेंगे तो क्या आप उनको भर्ती कर लेंगे? आपके पास बेड खाली है इस समय? कि देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बेड बिल्कुल फुल हो गए तो फिर कहीं किसी पेशेंट को और एडमिशन नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेशेंट डिस्चार्ज भी होते रहते हैं और कुछ पेशेंट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश एक्सपायर भी होते हैं। तो बेड हमारे मिलते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बेड की बिल्कुल ही इतनी त्रासदी हो गई है कि जो भी हैलट आएगा कोई बेड नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पहले ये था कि मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं से अपील करूंगा कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो हैलट अस्पताल के इमरजेंसी में या सेमी इमरजेंसी सुविधाओं का जरूर लाभ उठाएं। निश्चित तौर पे समस्या है, मरीजों का इनफ्लो बहुत हाई है, इसके बावजूद भी दिन रात पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। सवेरे से एचडीयू में हम लोग कम से कम एचडीयू और हमारा जो मैटरनिटी विंग है, कम से कम 20-30 मरीज भर्ती हो चुके हैं। तो बेड खाली थे, भर्ती किया हम लोगों ने। अच्छा, तो ये अब कोई होल्डिंग में भी रखते हैं कि वेटिंग में, कि मान लीजिए कोई आ गया, आपने होल्डिंग में कहा भाई रुकिए जरा, अब जब बेड खाली होंगे तो आपको, ऐसा भी कुछ चल रहा है होल्डिंग्स में भी? जी, मामला देखिए, ये बिल्कुल समझने का मामला है जी। नियम क्या है कि टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल में उन मरीजों को कोविड वार्ड में भर्ती किया जाता है जिनके पास कोविड की रिपोर्ट है। कोविड चाहे आरटीपीसीआर हो, चाहे उसका एंटीजन टेस्ट हो या ट्रू नॉट टेस्ट हो, फिर ये रिपोर्ट लेकर आते हैं, तब हम जो है उनको भर्ती कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती, लक्षण कोविड के हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग पहले होल्डिंग एरिया, एक एरिया जब भर्ती कर देते हैं उसको होल्डिंग एरिया कहते हैं। अच्छा। वहाँ भर्ती करते हैं, अपने यहाँ से जांच कराते हैं, अगर पॉजिटिव आ गई तो एडमिट कर लेते हैं। ठीक बात है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप क्या भर्ती करने का प्रोसेस क्या है? डायरेक्ट आदमी आएगा, आप तुरंत उसको ले लेंगे, होल्डिंग में डाल देंगे, या फिर एक व्यवस्था है कि नगर निगम के कंट्रोल रूम में जाइए, वहाँ से पर्ची बनवा के लाइए, उनको आप देखेंगे? मैं प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि हैलट में भर्ती का इस समय प्रोसेस क्या चल रहा? देखिए, पहले तो इसमें 2 सवाल आपने जोड़ दिए, एक हैलट का और दूसरा रेफरल वाला मामला। तो पहले मैं रेफरल वाले पे आता हूँ। रेफरल वाले जिसमें रूल बन गया था रेफरल का मामला कि पहले सीएमओ ऑफिस जाएं और उसमें रेफरल बनवाएं और फिर किसी हॉस्पिटल में या हैलट में लोग एडमिट होंगे, तो इससे बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी। और यही कारण है कि फिर प्रशासन को इसको वाइंड अप करना पड़ा, इसको वापस लेना पड़ा है। ठीक है, तो मरीजों के थोड़ा सा सिस्टम को ठीक करने के लिए नियम कई बार बनाए जाते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं काम कर पाते। तो इस प्रकार का सिस्टम तो नहीं काम किया क्योंकि लोग बड़ा परेशान होने लगे थे। अभी हैलट में व्यवस्था क्या है कि कोई भी पेशेंट डायरेक्टली इमरजेंसी जा सकता है, इमरजेंसी में भर्ती होने की सुविधा है। अगर पेशेंट के पास डायरेक्टली उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है उसके हाथ में और मरीज भर्ती करने की कंडीशन में है, तो डायरेक्टली ही वो पेशेंट 100 वार्ड मैटरनिटी में जा सकता है, न्यूरो साइंस में भी जा सकता है। तो हमारे यहाँ कई तरीके की सुविधाएं हैं। हम लोगों का जीएसएम मेडिकल कॉलेज हैलट अस्पताल प्रशासन का सिर्फ एक ही हम लोग उद्देश्य है, मरीज परेशान ना हो, मरीज परेशान हो। इमरजेंसी में आया वहां भी भर्ती करेंगे, हमारे मैटरनिटी में आया वहां भी भर्ती करेंगे, यहाँ तक कि न्यूरो साइंस में भर्ती करेंगे। एक और भी मजेदार बात मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से रखना चाहता हूँ। एक मरीज बड़ा परेशान होते हैं, लक्षण पूरे कोरोना के हैं,
सीटी स्कैन भी कराया तो उसमें डॉक्टर ने कह दिया तो कोरोना का पेशेंट है, लेकिन उनकी सारी रिपोर्ट निगेटिव है, उनका आरटीपीसीआर भी निगेटिव आ रहा है और उनका एंटीजन भी निगेटिव आ रहा है। अब बड़ी आफत हो जाती है ऐसे पेशेंट की। इनफैक्ट ये वो मरीज होते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि इनको कहाँ रखा जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल रखना नहीं चाहता है ऐसे पेशेंट को नॉन कोविड में, तो फिर ये बड़ा परेशान होते हैं। ऐसे मरीजों की सुविधाओं के लिए हमारे यहाँ एक प्रिवेंटिव वार्ड बनाया गया है, जहाँ इंचार्ज डॉक्टर आलोक वर्मा साहब न्यूरोलॉजी के हेड, तो ऐसे भी पेशेंट परेशान ना हो, इस तरीके से कई व्यवस्थाएं हम लोगों ने बना रखी। आप इनमें से कहीं भी जाएंगे एडमिशन मिलेगा। डॉक्टर साहब एक बात और, फिर ये क्यों रोज आता है मीडिया में भी और ये कि साहब हाईलाइट अस्पताल में लोग मारे मारे घूम रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, लोग करा रहे हैं, डॉक्टर सुन नहीं रहे हैं। आपने जो व्यवस्था बताई वो तो बड़ी सुगम और बड़ी सहज है, लेकिन फिर इस तरीके की बातें क्यों आती हैं? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल लॉजिकल सवाल है जी। और मरीज जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बातें कहता है जी, एक चिकित्सक डॉक्टर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ मेरा 1% कोई भी उनसे किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, ना ही मैं इस बात को बुरा मानूंगा। कारण क्या है? कारण ये है कि लोग परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हैं और शायद ऐसी परेशानी हम लोगों को कभी नहीं याद है कि इतना ज्यादा मानवता कभी परेशान हुई। लोग बड़ा परेशान है, लेकिन दुर्भाग्यवश हैलट अस्पताल की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि हमारे पास अपने रिसोर्स हैं, अपने उतने बेड हैं। 12 जिलों के आसपास लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण हैलट। और फिर से मैं यही बात कहूंगा कि 1.5 साल पहले हैलट का मतलब था कि जब पेशेंट वहाँ अच्छा इलाज नहीं है और वहाँ सुविधाएं ज्यादा चाहिए, वहाँ पेशेंट बचेगा नहीं। लेकिन इस 1.5 साल में हैलट अस्पताल ने क्या सम्मान अर्जित किया है कि अगर कोई विधायक है, अगर कोई मिनिस्टर है, कोई अधिकारी है, तो वो कहता है, हम लोग रोज ऐसे फोन 20 फोन रोज रिसीव करते हैं, डॉक्टर साहब आपके यहाँ बेड हो तो हम यहीं पर एडमिट हो जाए। क्यों ऐसा सम्मान अगर आप ही लोगों ने दिया है तो इसलिए दिया है कि कहीं ना कहीं चीजें बदली हैं। लेकिन बहुत सारे मरीज हैं, बेड और सुविधाएं हमारी रिसोर्स लिमिटेड है, तो लोग परेशान भी होते हैं। हम जानते हैं लोग परेशान होते हैं, इसलिए लोग कहते हैं। लेकिन आप एक बताइए, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, क्या आज वो सुविधाएं दे रहे हैं जो 1.5 साल पहले दे पा रहे थे? नहीं दे पा रहे हैं। आप जाइए, आप पूछिए, फोन करिए, वहां बेड नहीं है। तो छोटा सा छोटा अस्पताल भी खचाखच भरा हुआ है। इस समय कितने मरीज होंगे आपके हैलट में? देखिए, एग्जैक्ट डेटा तो सेंसिटिव है, इसलिए मैं बिल्कुल डेटा की टीम बनी हुई है, तो डेटा की टीम के लोगों के लिए ये सवाल है, लेकिन मरीजों की संख्या 100 में है, मतलब सैकड़ों में है, ये सही बात, ठीक बात। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत। क्या इस समय हैलट में ऑक्सीजन का संकट है, दवाओं का भी संकट है, क्या ऐसा है? माफ करें रमेश जी, आपकी आवाज थोड़ी कट गई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि क्या हैलट में अन्य प्रदेशों की बात, अन्य अस्पतालों की बात, ऑक्सीजन का भी संकट है, दवाओं का भी संकट है? अभी थोड़ी देर पहले ही प्रिंसिपल साहब के साथ बैठे हम लोग चर्चा कर रहे थे इस विषय पर जी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन का कोई संकट नहीं है जी। हमारे संकट बीच में हो सकता था, कारण था कि एक टैंकर आ रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ बीच रास्ते में कहीं पर, तो वो फंस गया था। लेकिन अभी ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, ये मुश्किल से 2 घंटे पहले की है, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल साहब के कक्ष में बैठे मीटिंग कर रहे थे। प्रिंसिपल साहब ने इतनी अच्छी एक गुड न्यूज सुनाई, बोले कि टैंकर की व्यवस्था उन्होंने अपने स्तर पर कराई, यहाँ तक कि उसका चार्ज तक नहीं देना है, सिर्फ किराया उसका आने जाने का सिर्फ देना है। तो जो ऑक्सीजन का हम लोगों को पे करना होता था, प्रिंसिपल साहब आरबी कमल साहब की मेहनत से अब उसका चार्ज तक उन्होंने माफ करा लिया, सिर्फ इसलिए कि हमारे मरीजों को किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी ना हो। आज आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, देखिए कहीं सिलेंडर की कमी है, कहीं ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन की, लेकिन आपके प्रिंसिपल साहब तो इमरजेंसी में कोई कमी नहीं। आपके प्रिंसिपल साहब तो कोरोना संक्रमित थे, तो क्या अब स्वस्थ हो गए भगवान कृपा से? जी, वो संक्रमित थे, लेकिन उन्होंने आज
ही से अपना कार्यभार वापस संभाल लिया। चलिए, एक अच्छी आपने सुखद बात बताई। और इधर हाईलाइट में कोरोना को देखते हुए क्या संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, ये भी आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, संसाधन कई स्तरों पे हम लोग अपने बढ़ाने की कोशिश में हैं। वेंटिलेटर्स का नंबर बढ़ाने की कोशिश है, और भी मशीनें मरीजों के इलाज में लगती हैं, बाईपैप मशीन है, नार्बियम मास्क है, इन सबको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नंबर बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए, कमी तो हमेशा रहती है, क्योंकि मैं खुद ड्यूटी दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कई बार बहुत चीजों की कमी रहती है। अच्छा, एक बात और भी है कि पहले हम लोग की चीजों की जरूरत पड़ती तो मरीजों से खरीदवा देते थे, लेकिन अभी हम लोग इन सब चीजों को खरीदवाते भी नहीं है। जितनी सुविधाएं हैं उसमें ही हमको कार्य चलाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव चल रहा है। लोग जो परेशान है, जिनके घर के लोग नहीं बच रहे हैं, अगर उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी डाले तो कहीं ना कहीं लोग और ज्यादा व्यथित महसूस करते हैं। तो हम लोग बड़ा इस चीज के लेके सेंसिटिव है। तो हम लोगों ने डिमांड दे रखी है कि चीजें बढ़ाई जाए, साथ में मैन पावर बढ़ाने की, वेंटिलेटर मशीन बढ़ाने की भी चर्चा थोड़ी देर पहले ही चल रही थी। अभी आज सवेरे ही मैं अपने कुछ एफर्ट लगाता रहता हूँ अपने एंड पे कि कुछ ना कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से कुछ हम लोग मिलके भी कुछ काम चलाएं। तो अभी रोटरी क्लब ने भी अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है, तो शायद हम लोगों को कुछ मास्क मिल जाए, कुछ मशीनें मिल जाए, मॉनिटर मिल जाए। तो ये सब चीजें भी लेकिन आप ये बात सही है कि आपके मैन पावर की बहुत बड़ी कमी आ गई है। बिल्कुल, आपसे हम 100% सहमत है, और इस चीज के लिए मैं बोलूंगा कि सच में यहाँ पर हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। कमजोर है इसमें, और कमजोरी को ये जो आपके मानने में कोई खराबी नहीं है जी। क्यों? इसका कारण मैं रमेश जी आपको बताऊं जी, कि जब पिछले 1 साल से कोविड की प्रथम वेव चल रही थी, उसकी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बिल्कुल दुरुस्त हो गई थी। लेकिन दिसंबर के बाद से जब केसेस कम होने लगे, तब धीरे धीरे हम लोगों को जितना संसाधन का सपोर्ट मेडिकल कॉलेज को मिल रहा था, कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर ये रहा कि केसेस कम हो गए, तो वो कम होते चले गए। बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल हमारे वर्कर्स से जो ले लिए गए वापस, आज भी नहीं है। तो हम लोग वापस कोशिश में लगे हुए हैं कि शासन प्रशासन मुहैया कराए, जिससे हम लोग मरीजों की बेहतर सेवा कर सकें। लेकिन काफी कमी है, मैन पावर को लेके काफी कमी है। और इसके लिए तो शासन से आप लोग लिखा पढ़ी कर रहे होंगे? जी बिल्कुल, प्रशासन को हम लोग लगातार बता रहे होंगे। प्रधानाचार्य कार्यालय निश्चित तौर पे पत्राचार करता है, अपनी डिमांड को हम लोग टाइम टू टाइम रखते हैं, और कुछ चीजें डीएम साहब और शासन की तरफ से हम लोगों को मिलती भी है टाइम टू टाइम। लेकिन इस बार वेव इतनी ज्यादा घातक है कि अचानक मरीजों का नंबर उस प्रपोर्शन में बढ़ गया है, जिस प्रपोर्शन में सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। यही कारण है असुविधा का। आपने डॉक्टर साहब टेली मेडिसिन वाला व्यवस्था कर रखी है, क्या केवल मरीज जो आप लोगों के पास जो फोन आ रहे हैं उनमें खाली दवाई लोग पूछ रहे हैं कि अपनी व्यथा भी कुछ सुना रहे हैं आपको? अरे नहीं, बिल्कुल रमेश जी, अपनी व्यथा ज्यादा लोग सुनाते हैं, दवाएं तो कम पूछते हैं। तो व्यथा इसका कारण भी देखिए, क्योंकि मैं मनोविज्ञान का भी फैकल्टी मेंबर हूँ, मनोविज्ञान का डॉक्टर हूँ, तो मैं बताऊँ बहुत ज्यादा मनोव्यथा से ग्रसित है लोग। और अभी एक रिसर्च हुई है, अभी ये पब्लिश हुई है, अभी ये 25 तारीख को मार्च में, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है। तो ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च करके एक पोलैंड का जर्नल है। तो उन्होंने सैकड़ों मरीजों को, कोविड के सैकड़ों मरीजों को, जिनको ये सेकेंड वेव से ग्रसित हुए, जो खुद रिसर्च की, तो उन्होंने कहा कि देखा जाए कि कितने % लोग ये मानसिक समस्याओं से ग्रसित हैं। तो उसमें देखा गया कि करीब 50% लोग हैं, प्रतिशत लोगों को सीवियर मानसिक समस्या हो गई है, जिसमें करीब एंजाइटी डिसऑर्डर के, डिप्रेशन के, आत्महत्या के विचार। तो जो कॉल करते हैं, इसमें देखा जाए महिलाएं ज्यादा है और यंग बच्चे ज्यादा है। तो पहली फेज में हम लोग देखते थे कि जिसमें थोड़ा हायर एज वाले हैं, 50 के ऊपर वाले हैं, वो बड़ा ज्यादा परेशान थे। लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि यंग बड़ा ज्यादा परेशान है, फीमेल बड़ा परेशान है। इनकी कॉल हम लोगों को बहुत सारी आती है। तो ये लोग क्या कहते क्या है जब आपसे कॉल करते हैं, तो इनके क्या लक्षण होते हैं, जैसा आप बात बता रहे हैं, ये इनकी क्या जी लक्षण होते हैं?
अधिकतर लोगों के कोरोना संबंधित सवाल। लेकिन इसमें मैं बताऊं संबंध कि डॉक्टर मुझे इस प्रकार के लक्षण हो रहे, मुझे बुखार आ गया, मुझे क्या कोरोना हो गया, मुझे खांसी आ रही, मुझे कोरोना हो गया। मैं बताऊं आपको मेन समस्या कहाँ है। मेन समस्या है नॉलेज की कमी जी। जितना आदमी को ज्ञान होता है उसको उतनी कम घबराहट होती है, जिसको जितना कम ज्ञान होगा उसको उतनी ज्यादा घबराहट होती है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सही नॉलेज डॉक्टरी जो है वो अनुभव से मिलती है। लोग क्या सोचते हैं कि व्हाट्सएप पे ज्ञान ही बह रहा है पूरा कोरोना को लेकर। हर कोई डॉक्टर हो गया, कभी कोई कुछ बात बताता है, कोई कुछ बात बताता है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बता दूं, इलाज डॉक्टरी का मतलब सीटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं है। डॉक्टरी का मतलब इलाज का प्रोटोकॉल जो हर आदमी के मोबाइल पे वो नहीं है। डॉक्टरी कहीं उससे आगे की चीज है। डॉक्टर मरीज को पहले देखता है, रिपोर्ट को नहीं। हम लोग रिपोर्ट को तवज्जो ज्यादा नहीं देते हैं, हम लोग मरीज को तवज्जो देते हैं। तो हम लोगों की उम्र बीत जाती सीखते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग डॉक्टर बन जाते हैं 2 दिन में। तो वो क्या करने लगते हैं, पढ़े लिखे आदमी भी ये गलती कर रहे हैं। जिसको कोविड के लक्षण है वो तुरंत क्या करता है, वो एक व्हाट्सएप में एक मैसेज पड़ा हुआ है उसकी दवाई खाना चालू कर देता है। ये गलत है। अरे या सबसे पहले आप एक फिजिशियन को या चेस्ट फिजिशियन को कंसल्ट कर लीजिए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। आप जाके अपनी बात तो रखिए, उसके बाद जो वो कहे उसको फॉलो करिए। देखिए, सब आदमी को अपना धर्म निभाना पड़ेगा। अगर हम डॉक्टर है, डॉक्टर का धर्म निभाएंगे। आप मरीज है तो मरीज को भी मरीज का धर्म निभाना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में क्या हो जाता है, रोज ऐसे केसेस हम लोग देखते हैं जब पेशेंट टर्मिनल कंडीशन में पहुंच गया घर में लेटा जब हमारे पास फोन है, डॉक्टर भर्ती करा दीजिए, हम कहते हैं RT-PCR की रिपोर्ट है आपके पास? कहते नहीं साहब, टेस्ट तो कराया नहीं हमने। तो मरीज की सैचुरेशन पहुंच गया ऑक्सीजन का 60% और अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दवाएं व्हाट्सएप पे किसी मित्र ने भेज दी थी, वही खा रहे थे। ये गलती ना करें। आपके कार्यक्रम के माध्यम से हाथ जोड़कर मैं श्रोताओं से अपील करता हूँ कि ये गलती ना करें। जहाँ कोरोना के लक्षण हो, फीवर है, बदन दर्द है, कभी डायरिया हो रहा है, तुरंत जाके एक डॉक्टर से सलाह लें। जो जैसी एडवाइस वो डॉक्टर देता है उसको फॉलो करें। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो मनोरोग का भी जो स्टडी आई है, जिसमें आपने बताया कि जो पहले कोरोना था उसमें बुजुर्ग जो थे वो एक बड़े डिप्रेशन जैसी स्थिति में पहुंच गए, बड़े हताशा निराशा में। लेकिन इस बार आप बता रहे हैं कि महिलाएं और बच्चे और युवा भी उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं। ऐसे और क्या क्या आपको बदलाव दिख रहे हैं जो पहले कोरोना में था और इस बार की कोरोना में है? देखिए, इसमें जो बदलाव हैं, जो मोटे तौर पे हम लोगों को दिख रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि 1.5 साल हो गया अब यही सब देखते देखते। जी, वही मैं कह रहा था। तो पहली वेव में एंजाइटी डिप्रेशन सब हुआ था जी, लेकिन इस बार एंजाइटी डिप्रेशन का प्रपोर्शन बढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़ा हुआ है। एक हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरा है कि पहले जैसा मैंने कहा कि ओल्ड एज के लोग बड़ा परेशान अधिकांशतः रहते थे, लेकिन इस बार क्या है कि इस बार यंग लोगों को ज्यादा, फीमेल्स को ज्यादा हो रहा है ये प्रॉब्लम। देखिए, इन सबके कारण क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक कारण ये होता है कि जब हमें पहली बार झटका लगता है तो हम सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये देखिए टाइम है पूरा कट जाएगा। तो दिसंबर तक आते आते, पिछले बार मार्च से दिसंबर तक आते आते 2020 तक लोगों को लगा कि चलो कंटक कट गया। लेकिन जब ये दोबारा आ गया फरवरी मार्च से, अब लोग सच में घबराए हुए हैं, बहुत परेशान है, लोगों को निराशा हो गई है। लोग ये सोचने से मजबूर हो गए कि कुछ रिसर्च तो कहने लगी 5 साल चलेगा, क्या ये लॉकडाउन दोबारा ना हो जाए कहीं पर? एक तो झटका झेल लिया, दोबारा कैसे झेलेंगे? तो इसको लेके लोग बहुत परेशान है, लोग बहुत आशंकित है। ये जो अनसर्टेनिटी है, जो आशंका है, ये हमको अंदर से बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। ये मनोविज्ञान है। ऐसा नहीं है कि दूध का फूक कर पीता है, ऐसी कहावत है। तो हम लोग यही है कि अब छाछ को फूक कर पीने वाली सेकंड वेव की स्टेज में, तो लोगों के मन में एंजाइटी, डिप्रेशन, आशंका, तनाव, अनिद्रा सब आ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये एक सबसे मेजर बदलाव देखने को मिला है। लेकिन फिर भी मैं लोगों से कहूंगा
घबराइए नहीं, पहली भी वेव ठीक हुई, कम हुई थी, सेकंड भी कम होगी। ठीक बात, लेकिन आपने एक वर्ड कहा घबराइए नहीं, तो क्या घबराहट से मैं एक जगह पढ़ रहा था, कह रहे जब आप घबराहट में होते हैं तो आपका ऑक्सीजन का लेवल भी गिर जाता है, क्या ये सब परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं और क्या क्या हमारे शरीर में बदलाव आने लगते हैं? जी देखिए, ये बहुत काम का सवाल आपने पूछ लिया है। इसमें इस पूरे डिस्कशन का सार भी निकाल सकते हैं श्रोता, अगर समझ लें तो। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, क्योंकि इसका साइंटिफिक बेसिस है। बॉडी में एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। जी, बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या मतलब होता है कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। ठीक है, ये समझिए कि एक फैक्ट्री चल रही है तो फैक्ट्री में भट्टी में काम हो रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है आपको जलाने के लिए, ये तो है। तो जब हम घबराते हैं, जैसे हम बीमार पड़े, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ जाता है, बीएमआर बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी को नेचुरली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। पहले हमको 10 यूनिट चाहिए था, अचानक 15 हो गई। चलो ठीक है भाई, ये तो मान लें कि 5-7 दिन में 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन इसी 10 दिन के दौरान अचानक मनोवैज्ञानिक तनाव बढ़ा लिया, घबराहट बढ़ा ली हमने, तो क्या होता है, घबराहट में ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ जाती है। तो जहाँ 10 से 15 पॉइंट हुई थी, अब 20 पॉइंट हो गई, बस हो गई कमी। अब मान लीजिए फेफड़े में ऑक्सीजन तो फेफड़े के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से ही जाएगी शरीर के अंदर, और फेफड़ा ग्रसित है थोड़ा सा, उसी में डिमांड हमने बढ़ा रहे हैं। तो ये इसी से सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी हो रही, यकीन मानिए। सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी का कारण है यही कि नॉर्मल आदमी घबरा जा रहा है, लक्षण बहुत कम है उसके, लेकिन इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा लेता है वो कि बॉडी फिर उसका साथ छोड़ने लगती है, सैचुरेशन फॉल कर जाता है। सैचुरेशन का क्या मतलब है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना, ऑक्सीजन की कमी इसीलिए हो गई। तो क्या करना चाहिए, याद रखिए, जितना दिमाग शांत रहता है हम लोगों का, उतनी ही ऑक्सीजन की डिमांड हमारे शरीर को कम होती है। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही। जितना दिमाग शांत रहे, जितना दिमाग शांत है, वक्त बुरा हो सकता है, कंडीशन सीरियस हो सकती है, फिर भी ये मान के चले कि डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, हम अपना इलाज करा रहे हैं। ज्यादा घबराएंगे, हमारी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, हमें और परेशानी होगी। तो अपनी मानसिक तनाव को कम करने के लिए, चाहे हम बीमार हो चाहे कुछ भी हो, फिर भी बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, बगल में अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं, जितना जीवन दिया आपने बहुत अच्छा दिया, इतने दिन तो जिए, इतने दिन तो सबका साथ रहा, आगे भी हम ठीक ही होके निकलेंगे। ये पॉजिटिव विचारों से अचानक हमारी सांस की प्रक्रिया कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, स्ट्रीमलाइन हो जाती है, बीएमआर कम हो जाता है। ये हमेशा जब भी आपस में हम लोग बात करें, कोई हड़बड़ा के बात कर रहा हो, तुरंत उससे कहिए, तुरंत याद दिलाइए कि देखो बीएमआर बढ़ा रहे हो अपना। ये एक घर घर का डायलॉग हो जाना चाहिए। बहुत सही बात। आपके कार्यक्रम के माध्यम से अपील करेंगे, घर घर में डायलॉग हो जाना चाहिए, क्यों बीएमआर बढ़ा रहे हो अपना, धीरे से बात करो, आहिस्ते से बात करो, शांति से बात करो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। बहुत बड़ी बात आपने की कि बहुत ही अपने बात करने के तरीका और उसकी भाषा सब पर बहुत जोर। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि घबराहट से बचने के लिए आप किताबें पढ़ लीजिए, आप कोई ऐसा बहुत ही सरल बताइए कि आदमी पर तुरंत अटैक करे और घबराहट से दूर हो जाए, ऐसा क्या करना क्या चाहिए? ऐसा मैं इसके लिए देखिए, एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सारे मरीजों को अपने सिखाता हूँ जी, ठीक है जी। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप सीधे मुद्रा में बैठ जाते हैं, पलथी मार के अपने, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, चाहे घर में होम आइसोलेशन में हो चाहे अस्पताल में हो जी, तो बिस्तर पे अपना पलथी मार के बैठ गया और दोनों हाथों को अपने छाती के स्तर पर पकड़ लेते हैं, यानी उंगलियों से जैसे आपस में बांध लेते, अटका लेते हैं दोनों उंगलियों को जी, जी। ठीक है, छाती के स्तर पर एक मुद्रा बना लेते हैं, ठीक है जी। मुद्रा बना के एक सांस का सिंपल प्राणायाम करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग सांस लेते और छोड़ते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन इसको तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में हम लोग कहते हैं
स्क्वायरिंग ऑफ वेंटिलेशन। इसका क्या मतलब? स्क्वायर का मतलब होता है चौकोर बना लेना, ठीक है। यानी हम सांस को लेंगे धीरे धीरे, गहरी सांस, और फिर उसको रोक लेंगे, और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, और फिर रोक लेंगे, फिर हम सांस लेंगे जी, फिर उसको होल्ड कर। इस तरीके से 20 बार की ये प्रोसेस एक बार में करना चाहिए, दिन में 3 बार करना चाहिए। तो इससे बहुत ज्यादा आपकी बीएमआर कंट्रोल होता है, मानसिक तनाव भी कम होता है। बहुत अच्छी ढंग से आपने बताया। अब डॉक्टर साहब, मैं अंत में आपसे यही चाहूँगा कि ज़रा, जैसे आपने कितने अच्छे ढंग से आपने घबराहट दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए बात की है, और कभी कभी लोग एक बात करते हैं, आज मैं फेसबुक पे देख रहा था कि एक जानी मानी बुद्धिजीवी, और वो कह के आ रही थी फेसबुक पे, दोस्तों अब मुझे माफ़ करना। ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोगों के लिए क्या हम लोग भी क्या कर सकते हैं? जरा थोड़ा सा ये, और आम जन के लिए क्या संदेश आपका है, जरूर बताइए। ऐसे लोगों के लिए जो सबसे प्रमुख संदेश होगा वो ये होगा कि एक नंबर नोट कर ले। मैं 2 बार बोलूंगा ये नंबर, जी, ठीक है। नंबर है 72 75 72 75 जी, 25 जी, 45 जी, 09। 9 फिर जी, से मैं बोलता हूँ, जी, 72 75 हम्म, 25 45 09। जी, ये क्या है? ये हमारे हैलट हॉस्पिटल में हम लोगों का साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन नंबर है, जी, जी, ठीक है। जी, आपको जो आपने उदाहरण दिया, वो हमारी बहन सीवियर डिप्रेशन से ग्रसित है। जी, सीवियर डिप्रेशन के आदमी में निराशा के भाव आते हैं, जीवन जीने की इच्छा में कमी हो जाती है, या उसको लगता है मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, या कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि इस तरीके के विचार कोई बुरी आदत या कोई कमजोरी नहीं है पर्सनैलिटी की, ये एक समस्या है, ये एक बीमारी के रूप में लेना चाहिए, और बीमारी का इलाज डॉक्टर करता है। तो हम लोगों से इस नंबर पे बात करिए, यकीन मानिए हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, हम लोग इस समस्या से निकाल सकते हैं, और हजारों लोगों को हम लोगों ने पिछले 1.5 सालों में निकाला है। बिल्कुल निराश ना हो। आप सभी लोगों से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि निराश होना इंसानी नेचर है, देखिए, लेकिन आशा की किरण है, रास्ता तो पता हो वहां तक पहुंचने का। हम लोग है ना रास्ता, हम लोग जरिया है। आप लोग हमारी मदद लीजिए, हम लोग आपकी 24 घंटे खड़े हैं आप लोगों की सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की, और वर्तमान अवसर में नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपको ऐसे ही कष्ट देता रहूँगा, और आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की। निराश मत होइए, हताश मत होइए, घबराइए नहीं, और बी पॉजिटिव रहिए। ज़्यादा घर में भी आपसी बातचीत में ऐसी स्थिति मत लाइए जिसमें उत्तेजना हो, जिसमें भड़भड़पन का हो, बड़ी शालीनता का परिचय दीजिए। ये ऐसा अहम दौर है, और जो हमारे यहाँ संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे हमारे हैलट में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग, जो भी है, उनका बड़े आहिस्ते के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ आत्मसात कीजिए। चीखिए नहीं, चिल्लाइए नहीं, स्थिति खराब है। अगर आप अपने घर में 5 लोगों को चाय पे बुला रहे हैं, और अगर 500 लोग आएंगे तो क्या होगा? ये स्थिति बन गई है, और इससे निराकरण आप ही करेंगे। और हमारे जैसे अभी मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर गणेश शंकर जी बड़े ऊर्जावान होकर के अपनी बातें कर रहे थे, आप इनके संपर्क में भी रहिए, और अपना जो आने वाला समय है वो सुखद बनाइए, आलोकमय बनाइए, ऊर्जावान बनाइए, स्फूर्तिमान बनाइए, दिशावान बनाइए, और हमारा विचार मंथन देखते रहिए। नमस्कार।